We are going to continue chapter work, energy and simple machines from this particular part. मैं इसके पिछले को रिवाइज करवाने पे फिलहाल टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत थोड़ा सा काम हमने किया था। सिर्फ एक ही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं जो आप लोगों ने ऑलरेडी हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के चैप्टर में पढ़ी कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं वेट की बात करूं, वेट इज व्हाट, W दैट इज इक्वल टू m इनटू G। तो जो इसके यूनिट्स होते थे न्यूटन, वही यूनिट्स हमारे वेट के होते हैं न्यूटन, राइट। क्योंकि मास क्या होता है केजी में और एक्सेलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगर ये a है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर g है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर ये मास 1 kg हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वेट कितना बन गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यही वेट है, यही फोर्स है। सो वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू दिस, ये उसके यूनिट्स हैं। ये मैंने कल आपको बात बताई थी। नई बात जो अब हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं वो ये कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स मेरे पास इतनी होती जो मैंने ये लिखी हुई है, राइट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस 1 मीटर होता, अब इसके नए यूनिट्स क्या बन जाते, केजी, ये बन गया मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं जाउल्स। इज दिस क्लियर? वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं जाउल्स। यहां तक कोई दिक्कत? दो फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा फॉर्मूला वर्क डन, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दीवार है, मैंने इस पर बहुत सारी फोर्स लगाई, मैं आधा घंटा फोर्स लगाता गया, थक गया, दीवार की डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं हुई, तो मेरा वर्क डन क्या हुआ? मतलब अगर ये जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, बिकॉज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। दूसरी चीज मैं अब इसको रेज कर रहा हूं, दूसरी चीज, मान लो मैं बोलूं कि जी मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई ही नहीं, मेरी फोर्स लगाई हुई जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क के लिए दो कंडीशंस हो गई, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, पहली बात। नंबर टू, द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड। दोनों में से कोई एक चीज अगर एब्सेंट है तो वर्क कैन नॉट बी डन। इज दिस ओके? यस और नो? दूसरी बात समझ लो, आज का काम हमारा वही है। अगर मैं यहां पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस पर फोर्स लगा रहा हूं, अगर बेटा मैंने फोर्स पुशिंग लगाई है ऐसे उस डायरेक्शन में, तो बॉक्स किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जाएगा। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। और अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन। अभी तो बताया था, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई पर उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। अब नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं और जिस डायरेक्शन में मेरी फोर्स थी, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा कैसे होगा? बेटा अब हमारा व्हीकल जा रहा था, जैसे हमने ब्रेक लगाते हैं तो हमने फोर्स लगाई है, पर वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इज व्हाट? Application of brakes is going to oppose the direction of motion of the object. So application of brakes to slow down the vehicle or to stop the moving vehicle is the example of negative work done. Do you understand this thing? That will be the case of negative work done. तो ये तीन तरीके का वर्क डन है, एक पॉजिटिव, एक जीरो और एक नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट? तीनों चीजें अभी दोबारा फिर करेंगे बुक की लैंग्वेज में, क्योंकि अभी तो टॉपिक पर शुरू होना है, पर मैंने आपको एडवांस में ये जस्टिफाई किया। यहां से मैं वापस चल रहा हूं आगे, जहां पर हम कल रुके थे। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जाउल्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सो 1 जाउल इज इक्वल टू व्हाट? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये देखो, इस चीज को जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता था ना, इसको न्यूटन भी तो लिख सकता था। तो ये हो गया 1 न्यूटन और ये आ गया तुम्हारा 1 मीटर। सो ये बन गया 1 न्यूटन मीटर एंड दैट इज इक्वल टू कॉल्ड 1 जाउल। So 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। ये लिखा हुआ है
1 joule इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 joule। पता लगा ये यूनिट्स कैसे आए? क्योंकि ये यूनिट्स कहां से आए? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यूनिट्स ये हैं, इवन की ये हैं 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स 1 मीटर है, तो ये वो लिख दिया मैंने। अंडरस्टैंड? नाउ सी, define 1 joule. This is our question. 1 joule of work is done on an object when a constant force of 1 newton is applied to an object of mass 1 kg and it gets displaced by a distance of 1 meter. It gets displaced by 1 meter in the direction of the force applied. मतलब 1 joule is equal to 1 newton, मतलब 1 newton by force applied on an object and 1 meter is its displacement. उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोल दिया? 1 joule. जूल बोलो, जाउल बोलो, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। एनी डाउट टिल हियर? ये डेफिनेशन हो गई। सो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर, जो मैंने वो लिख के दिखाया था आपको, चाहे आप उसको ऐसे लिख दो। यहां तक कोई डाउट? फिर आगे चलते हैं। इन द ग्राफ शोन इन दिस फिगर, ग्राफ में देखो बेटा, यहां डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पे मीटर्स में, यहां वाई एक्सिस पे फोर्स है न्यूटन में। इन द ग्राफ शोन द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस against the displacement in the direction of the force। तो ये जो है कहता the force on an object is plotted against the displacement, मतलब displacement उधर, force इधर। In this case the work done on the object by the force is equal to what? Area under the graph। अगर इस पर्टिकुलर ये कर्व बनाई हुई है, अगर यहां पर आपने वर्क डन निकालना हो तो क्या करोगे? ये वाला एरिया आप निकाल लोगे। That will be what? This is force into displacement, वही आएगा ना? That will be your work done। Work done on the object by the force is equal to the area of the shaded rectangle in the graph। तो ये कितना था तुम्हारा? 10 न्यूटन, ये न्यूटन में है देखो, और ये कितना है तुम्हारा यहां तक? 1 मीटर, मीटर में है। तो 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर दैट कम्स आउट टू बी 10 जॉल्स। मतलब मैं यहां लिख भी देता हूं, वर्क इन 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स आ गई 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आ गई 1 मीटर, दैट्स व्हाई इट इज 10 जॉल्स। इज दिस क्लियर? तो ग्राफ में वर्क कैसे निकालना है वो पता लग गया आपको। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, उसमें वर्क डन निकालना होगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ। कैन वी मूव? इवन व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वर्क डन कैन स्टिल बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया। मान लो ये कर्व तुम्हारी ऐसे होती या कोई और फॉर्म में होती, एरिया निकाल लेते, बस हम करेंगे, कोई ना कोई केस आ जाएगा आगे। नोट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए मैंने लिख दिया कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। वर्क हाउएवर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, पर वर्क की डायरेक्शन कोई नहीं है। वर्क पॉजिटिव कब था? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। वर्क नेगेटिव कब था? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट वाज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, राइट? और वर्क जीरो कब था? व्हेन ईदर द फोर्स वाज एब्सेंट और द डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। तो याद रखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वर्क बना है, दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो कुछ नहीं है, आगे जाके बात आएगी। यहां तक समझ में आ गया आपको? टिल हियर एनी डाउट? When is work done equal to zero? तुम्हें चुटकियों में सारा कंसेप्ट समझ आता जाएगा। If the force acting on an object is zero, that is F is equal to zero. So work done is zero. बता दिया मैंने आपको। Number 2, the work done on an object is also zero if there is no displacement of the object, मतलब S is equal to zero, regardless of the force applied on it. For example, if you apply a force on an object such as a rigid wall, there is no displacement in the wall, so you have done no work on the wall। अभी यही बेटा हमारे केस में होता है। पढ़ते रहते हैं सारा सारा दिन ट्यूशनों पे, स्कूलों में 6-6 घंटे, ठीक है ना। स्कूल से आते हैं बेचारे, खाना खाते, नींद भी नहीं लेते, ट्यूशनों पे पढ़ रहते हैं। रिजल्ट अगर फिर भी ना आए तो तुम्हारा वर्क डन तो जीरो ही हो गया ना। हालांकि तुम तो डिस्प्लेस भी हुए, फिर भी जीरो हो गया, क्योंकि उस केस में वर्क डन क्या था? तुम्हारा मेंटल था, दिमाग से काम लेना था। पर बैठे बैठे दिमाग कहीं और ही होता है, नहीं? ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता,
जैसे इस केस में जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी तो हमने वर्क डन को मानना नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, नोबडी विल बिलीव यू कि तुमने कुछ वर्क किया या कोशिश की, राइट। तो फिलहाल ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया जीरो वर्क डन का। दिस में सीम ओड बिकॉज यू फील टायर्ड। अब तुम बोलोगे मैं तो दीवार को धक्का मार मार थक गया, फाइन। टू अप्लाई फोर्स द मसल्स इन योर बॉडी रिपीटेडली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहे, एंड यूज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ योर बॉडी। Thus you may feel tired even though in a scientific sense you have not done any work on the object. Scientific point of view से देखो तो वर्क डन जीरो है, पर तुमने तो प्रैक्टिकली वर्क करने की बहुत कोशिश करी है, एनर्जी भी खत्म होगी बॉडी की। Now see तीसरा पॉइंट, if a force acts in a direction perpendicular to the displacement of an object, उस केस में भी वर्क डन जीरो होता है। और ये क्यों होता है उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैथ्स में तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली कि नहीं अभी? साइन कोस थीटा वगैरह पता है आपको? नहीं पता, करोगे आप। वर्क का जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे दैट इज एफ एस कोस थीटा। और जब तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस इंटू कोस 90 डिग्री होगा तो कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो। थीटा इज व्हाट? कोस थीटा। थीटा इज व्हाट? इट इज द डायरेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर तुम, ये लड़की एक बॉक्स उठाया हुआ उसने और ऐसे चल रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बॉक्स उठाया हुआ है, तो बॉक्स के ऊपर वर्क क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाइड बाय द गर्ल ऑन द बॉक्स, इसको पकड़ने के लिए अपवर्ड फोर्स लगा रही है ना वो, नहीं तो अगर ना पकड़े तो नीचे गिरेगा। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स लगा रही है लड़की और डिस्प्लेसमेंट उधर को हो रही है, तो दो फोर्सेस आपस में कहां हो गई? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। Force applied by girl on the box is in the upward direction and displacement of the girl is horizontal direction. इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है? जीरो। तो इसको जो मर्जी फोर्स ले लो, जो मर्जी डिस्प्लेसमेंट ले लो, वर्क विल बी अल्टीमेटली जीरो। आर यू गेटिंग दिस? एक कुली, यू नो कुली, एक कुली सिर पे 4-5 टैची बैग लेके खड़ा होगा रेलवे स्टेशन पे, आधे घंटे तक खड़ा, बेचारा थक गया। What is the work done by him? Zero, क्योंकि फोर्स कहां लग रही है? 90 डिग्री एंगल पे। So whenever the force is applied on an object in the 90 degree angle as compared to the its direction या with respect to the its direction, the work done will always be zero. अब आपको ये पता लग गया कि वर्क डन जीरो कब, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, कि वर्क डन जीरो कब कब होता है। तीन चीजें बताई मैंने। पहली बात, या तो तुम्हारी फोर्स लगाई गई जीरो थी, तुमने फोर्स लगाई नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, जैसे दीवार वाला केस, फोर्स तो लगाई पर डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। तीसरी बात कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्टिवली 90 डिग्री एंगल पर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन विल बी जीरो। क्यों? मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया जो एक्चुअली आपने +1 में सीखना है, राइट? cos थीटा। नाउ सी, द फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the work done by that force is zero because there is no displacement in the direction of the force. For example, when a girl carries a box while walking, she applies an upward force to balance its weight while the box moves horizontally. Since the force and displacement are perpendicular to each other, no work is done by his force on the box. Is this clear? फिर उसने लिख दिया, in higher grades you will learn how to calculate the work done when force and displacement are at an angle to each other. तो वो cos थीटा का कंसेप्ट लगता है जो मैंने फिलहाल आपको शॉर्ट में बताया। टिल हियर एनीवन हैविंग एनी डाउट? नाउ जीरो वर्क डन इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि वर्क डन जीरो कब होगा और उसके कितने केसेस होंगे? श्योर? थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वर्क डन? मैंने आपको ये तीनों वर्क डन पहले बता दिए क्लास शुरू होते, फिर भी अब समझ लो। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। The work done by a force on an object can either be positive or negative depending upon the relative directions of the force and displacement. मतलब when the displacement is in the same direction as that of the applied force, तो work done क्या होगा? Positive. And when the displacement is in the opposite direction of the force applied, तो work done क्या होगा? Negative. ये देखो, when the displacement is in the same direction as the applied force, the work done by the force on the object is said to be positive. For example, when you push
a wheelchair, the force applied by you on the wheelchair and its displacement are in the same direction, so you do the positive work done. Easy है. You are pushing a box and the box is moving in the direction of the force applied, positive work done. You are pulling a drawer to open it and you are pulling, जिस डायरेक्शन में आपने पुलिंग फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में वो ड्रॉअर मूव कर रहा है, ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव वर्क डन. एनी डाउट्स? Now when the displacement is in the direction opposite to that of the force, the work done by the force is negative. Example, while stopping a ball, the goalkeeper applies a force in the direction opposite to the direction of motion of the football. फुटबॉल को रोकने के लिए गोलकीपर फुटबॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, मोशन से ऑपोजिट, डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट. दैट इज द नेगेटिव वर्क डन. नाउ hence opposite to the displacement, as a result the goalkeeper does negative work on the ball, right? तो गोलकीपर ने क्या काम किया? नेगेटिव वर्क. तो ये देख लो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन बाय द गोलकीपर ऑन द बॉल. बेचारा गोलकीपर जितने भी गोल रोकता है हर केस में नेगेटिव वर्क डन ही करता है ना. तो कोई ऐसा एग्जांपल आपको पूछ लिया जाए कि भैया वो एग्जांपल बताओ जहां किसी को नेगेटिव वर्क करने का क्रेडिट मिलता है, गोलकीपर. वो नेगेटिव वर्क सक्सेसफुली करेगा तो उसको एडवांटेज है, उसको क्रेडिट मिलेगा कि अच्छी उसने गोल कीपिंग करी है. ऐसे ही है, नहीं समझ नहीं आया कि तली? चलो, नाउ सी द बॉल एंड द गोलकीपर बोथ अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर. कौन सा लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बोथ डू वर्क ऑन ईच अदर. The ball does positive work on the goalkeeper, whereas the goalkeeper does negative work on the ball. थर्ड लॉ क्या कहता था? When one object exert force on the other object also exert force on the first object, and the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. But the two forces are acting on two different objects. इसकी लगाई फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, उसकी लगाई फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, राइट? एक्शन एंड रिएक्शन बोला था हमने. एग्जाम्पल देखो. While exercising, a girl lifts a dumbbell and slowly lowers it down. Identify when the girl does positive work on the dumbbell and when she does negative work on the dumbbell. बोलो, लगा पता? डंबल उठाया, उसके बाद जब डंबल धीरे धीरे करके नीचे रख दिया, छोड़ दिया, नीचे रख दिया. अब कब उसका पॉजिटिव वर्क था, कब नेगेटिव वर्क था? चलो. The girl applies a force equal to the weight of dumbbell to lift it up. When she moves the dumbbell up, the force is in the direction of displacement, so she does positive work done. क्लियर है? क्योंकि जब डंबल को उठाने के लिए फोर्स लगाई, ऊपर की डायरेक्शन में लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुई है. That's the positive work done. When moving the dumbbell down, the force she applies to hold it. जब उसको डंबल को नीचे रख रही है वो, और उसके हाथ ने जो उसको पकड़ने के लिए फोर्स लगा रखी है वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रखी है, ऊपर की डायरेक्शन में ले जा वो नीचे ही रही है, हाथ को चाहिए. So that is, so when moving the dumbbell down, the force she applies to hold it is in the direction opposite to the displacement, so she does negative work done. और अगर वो एकदम से छोड़ दे तो डंबल पटाक जाके नीचे लगेगा जमीन, इसलिए ऐसे नहीं रखा जाता, हमेशा धीरे रखा जाएगा. कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? इजी है. Next, while saving a goal, a goalkeeper's hand moved back by 15 centimeter as she stopped the ball while applying a force of 200 Newton. कहता एक गोल को रोकने के लिए गोलकीपर ने हैंड अपना मूव किया बैक बाय 15 सेंटीमीटर, मतलब पीछे तक चला गया 15 सेंटीमीटर. As she stopped a ball while applying a force of 200 Newton. How much work did the goalkeeper do on the ball in stopping it? अब बताओ, गोलकीपर का वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? क्यों? बॉल इधर आ रही थी, गोलकीपर ने बॉल को ऐसे हाथ मार के रोका तो थोड़ा सा तो हाथ उसका पीछे गया ना, ऐसे जाएगा ही पीछे, ऐसे फोर्स का इंपैक्ट आएगा थोड़ा सा उस पर. द गोलकीपर अप्लाइड अ फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉल. गोलकीपर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर बॉल इधर आ जाए तो वो उधर को फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको रोकने के लिए. So she did negative work on the ball.
द डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव बिकॉज द बॉल मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, ये तो पुरानी एग्जांपल आ गई। वर्क डन बाय द गोलकीपर विल बी व्हाट? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी थी? 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? -0.15 मीटर। मीटर में लेते हैं, ऐसे यूनिट मीटर होते हैं डिस्टेंस के, तो ये माइनस में क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन, हाथ उसका 15 सेंटीमीटर। दैट आंसर कम्स आउट टू बी -30 जूल। सो दैट्स व्हाई द वर्क डन वाज नेगेटिव बाय द गोलकीपर। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला लगाना औखा तो नहीं? यहां तक किसी का कोई डाउट है? पक्का? In the previous chapter, a weightlifter is showing holding a barbell steady in her hands. किया था ना बारबल वाला क्वेश्चन हमने। Is she doing any work on the barbell while holding it steady? याद आया क्वेश्चन? मैंने तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी थी उस केस में। ये इसने पकड़ा हुआ है बारबल, यहां पर वेट डाला हुआ है, ठीक है ना, ये बारबल पकड़ी हुई इसने, वेट लिफ्टर है। अब उसने इज शी डूइंग एनी वर्क ऑन द बबल, अब ये ऐसे ही रोक के थोड़ी देर तक 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड के लिए रुकी हुई है, जो भी वेट लिफ्टर है, रुकी है या रुका है जो भी है, तो क्या उसने फोर्स लगाई हुई है उस बारबल के ऊपर? यस। उसकी लगाई हुई फोर्स किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अदरवाइज उसका वेट कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। तो देखो, a weightlifter is shown holding a barbell steady in her hands. Is she doing any work on the barbell? अगर वो while holding it steady, जब steady है तो इस पे फोर्स कहां लग रही है? नीचे 90 डिग्री एंगल पर। Are you getting this? तो मैंने क्या बताया था कि एक कुली ने सिर पे सामान रखा हुआ, बहुत सारा खड़ा है, पागल है, नीचे रख ले भैया सामान, क्यों थक रहा है? क्योंकि तेरा वर्क डन तो जीरो ही काउंट होना है। Are you getting this? So this is the case of zero work done. Is the work done by friction on the stack of coins that travels on a rough surface? जो ये एक्टिविटी हमने करी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सुनो, ये कॉइन है, 5-5 रुपए के सिक्के हैं, तुमने सेलो टेप से उनको जोड़ दिया, राइट? अब वो कॉइन मूव कर रहे थे क्योंकि तुमने रबड़ बैंड के साथ ऐसे करके उनको छोड़ा था। मतलब इधर को तुमने किया, इधर को तुमने किया उसको पीछे ऐसे। अब यहां से जब तुम ऐसे पीछे खींचा तुमने रबड़ बैंड को, अब जब तुम छोड़ोगे तो वो कॉइन्स यहां जाएंगे इधर को, पर वो कॉइन्स यहां थोड़े से डिस्टेंस के बाद जाके कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा स्टैक। तो फ्रिक्शन उसके ऊपर कौन सा काम कर रही है जब वो स्टैक ऑफ कॉइन रुक जाएगा? नेगेटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, बेटा तुमने कैरम बोर्ड के ऊपर स्ट्राइकर को हिट किया और वो स्ट्राइकर जब जाता है कॉइन्स की तरफ, मान लो तुम्हारा कैरम पुराना था, फ्रिक्शन उस पर बहुत ज्यादा थी, पाउडर तुमने डाला नहीं, बेचारा स्ट्राइकर गीटी को तो जाके क्या टिक कर रहा था, रास्ते में ही रुक गया। किस फोर्स ने रोका उसको? फ्रिक्शन ने। तो इज इट द नेगेटिव फोर्स और द पॉजिटिव फोर्स? सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? एनी डाउट? तो इनके आंसर मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, नोट्स आपको कल तक मैं दे दूंगा जिनको ये चैप्टर आना है, ताकि वो साथ साथ तैयार करना शुरू कर दें। कम टू व्हाट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं यहां पर इसको रोक दूंगा एग्जाम्पल से पहले। कहोगे तो एक एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगला नहीं करेंगे, फिर हम पुरानी चैप्टर की रिवीजन करेंगे। नाउ सी व्हाट इज called work energy theorem. We have seen that when a force is applied and an object is displaced, work is done on it. जब हम फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर वर्क होता है। Does this cause the object to gain capacity to do further work? क्वेश्चन सुनो, मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, मैंने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, जिस ऑब्जेक्ट पर मैंने वर्क किया कि क्या उसके पास कैपेसिटी आ गई कि वो भी किसी और पे काम कर सकता है? यस और नो? यस। एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी? कैपेसिटी टू डू वर्क। एक हैमर यहां टेबल पर पड़ी है, वो एक नेल को वुड के अंदर नहीं कर सकती, क्यों? उसके पास एनर्जी नहीं है। उस हैमर को एनर्जी देनी पड़ेगी, कैसे देंगे? उसको उठाकर रेज करेंगे। कल मैंने एग्जांपल दी थी, जब मैंने एक हैमर को उठाकर रेज किया एक हाइट तक, अब उस रेज्ड हैमर के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, उसकी हाई पोजीशन की वजह से। उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई?
मेरी मस्कुलर एनर्जी उसमें कन्वर्ट हुई और उसमें स्टोर हुई एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब वो मैंने नेल के ऊपर स्ट्राइक करी हैमर, पोटेंशियल एनर्जी जब मोशन में आई तो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में। और उसने जब नेल के ऊपर स्ट्राइक किया तो नेल लकड़ी के अंदर चलेगी, तो उसने क्या किया? मैकेनिकल वर्क किया। व्हाट डज इट मीन? कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता हूं, मैंने हैमर पे वर्क किया था जब मैंने उसको रेज किया हाइट तक, अब हैमर भी किसी और ऑब्जेक्ट पर वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने कैरम बोर्ड खेलते हुए स्ट्राइकर को जोर से स्ट्राइक किया, मैंने किस पर वर्क किया? किस पर फोर्स लगाई? स्ट्राइकर पर। मैंने किस पर काम किया? स्ट्राइकर पर। स्ट्राइकर के जाकर कैरम कॉइन को जब हिट किया और वो कैरम कॉइन आगे जाके हिट किया या होल में चला गया, राइट, तो इसका मतलब स्ट्राइकर ने भी तो उस कैरम कॉइन पे हिट किया, आगे जाकर उस पर वर्क किया। यस और नो? अब इस पे आते हैं, मेरा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ओके, वर्क इज डन ऑन इट। मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ और उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? उसके ऊपर वर्क हुआ। डज दिस कॉज द ऑब्जेक्ट टू गेन कैपेसिटी टू डू वर्क फर्दर? क्या उस ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी होगी कि वो भी किसी और पर जाकर वर्क कर सकता है? यस। कैसे? ये देखो, कंसिडर सम एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स। अ फील्डर थ्रोज अ क्रिकेट बॉल टुवर्ड्स द विकेट, द मूविंग बॉल हिट्स द विकेट मेकिंग इट फॉल। जैसे ही उसने बॉल को उठाया, बॉल को रेज किया और बॉल को थ्रो किया, तो क्रिकेटर ने किस पर फोर्स लगाई? बॉल पर। बॉल का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई, और वो बॉल जब जाकर विकेट पे टकराई तो विकेट उड़ गई। अब बॉल ने विकेट पर काम किया, राइट? क्रिकेटर ने बॉल पर काम किया, बॉल ने विकेट पर काम किया। तो ये सी, द मूविंग बॉल हिट्स द विकेट मेकिंग इट फॉल, सिमिलरली अ फ्लावर पॉट रेज। तो देखो, एक एग्जांपल आपकी ये हो गई, इसको ब्रैकेट डाल लेना, ये तुम्हारी एक एग्जांपल हो गई। अगली एग्जांपल तुम्हारी ये, सिमिलरली अ फ्लावर पॉट रेज टू अ हाइट कैन डैमेज एन ऑब्जेक्ट बिलो इट इफ इट फॉल्स। अब एक फ्लावर पॉट यहां टेबल पर पड़ा है, वो किसी पर काम नहीं कर रहा, अब तुमने उसको उठाया, फाइन, वो सामने एक गिलास था, उस पर दे मारा, गिलास टूट गया। गिलास के ऊपर फोर्स किसने लगाई? फ्लावर पॉट ने। फ्लावर पॉट के पास एनर्जी थी, कैपेसिटी टू डू वर्क थी, तभी उसने ग्लास को तोड़ा। अब फ्लावर के पास एनर्जी कहां से आई थी? क्योंकि उस पर मैंने फोर्स लगाई थी और मैंने उस पर वर्क किया था, उसको रेज करने के लिए उसको एनर्जी दी थी। सो थर्ड पॉइंट, इन ईच केस द बॉल और द पॉट हैज एक्वायर्ड अ कैपेसिटी टू डू सम वर्क, और कैपेसिटी टू डू वर्क सम वर्क को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। An object having the capacity to do work is said to possess energy. This is very important. When can we say that an object possess energy? When can we say that an object possess energy? कब कहते हैं? When it has the capacity to do work. आंसर ये, when can we say that an object possess energy? When an object have capacity to do work, it means it has energy. रेज हैमर के पास क्या थी? एनर्जी थी। फ्लावर पॉट रेज किया था तो उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। क्रिकेटर ने एक बॉल को रेज करके थ्रो किया था तो उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। एनी डाउट? कैन वी मूव? रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉल और द पॉट गेट देयर एनर्जी? द आंसर इज द बॉल gained energy from the work done by the fielder in throwing it. बता दी मैंने बात आपको। The pot gained energy from the work done in raising it to a height, जब मैंने उसको रेज किया हाइट तक, और जब वहां से मैं ऐसे भी छोड़ दूं तो वो नीचे जाएगा, नीचे गिलास पड़ा होगा तो उसको भी तोड़ देगा वो। नेक्स्ट, when the positive work is done on an object it gains energy. Subsequently the object can use that energy to apply a force on another object and cause it to move, thereby transferring energy. ये 14th आंसर उस क्वेश्चन का था जो मैंने ये बनाया था। ये उसका आंसर है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव वर्क होता है तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है, और जिसने पॉजिटिव वर्क किया होता है उसकी तो एनर्जी लूज हुई है, और वो ऑब्जेक्ट जिसने पॉजिटिव वर्क की वजह से एनर्जी गेन करी, वो जब किसी और ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया था तो उसको वहां से मूव कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल, when the ball hits the wickets it transfers its energy to wickets making them move.
Thus, the work done on an object and its energy are closely related to each other. इजी है ये, समझ आया कि फिर बताऊं? फील्डर ने एक बॉल उठाई, जोर से फेंकी, फील्डर ने वर्क किस पे किया? बॉल के ऊपर। तो बॉल के पास क्या आई? एनर्जी। और फील्डर ने जो बॉल पे काम किया था क्या था? वो पॉजिटिव वर्क डन था, बिकॉज द बॉल वाज डिस्प्लेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सप्लाई। अब वो बॉल जब जाकर विकेट को टकराई, उसने अपनी एनर्जी विकेट को दे दी, जिसकी वजह से विकेट उखड़ गई। इज दिस क्लियर? तो ये उसका आंसर था। 16th क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम? सुनिए, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज अ चेंज इन इट्स एनर्जी। द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन इट्स एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब मैंने एक हैमर को रेज किया, मैंने किस पर वर्क किया? हैमर पे। हैमर के पास अब क्या है? एनर्जी। और कितनी एनर्जी है? जितना मैंने उस पर वर्क किया है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। एक हैमर यहां पड़ी थी, उसकी एनर्जी क्या थी? 0। मैंने उसको रेज किया, अब उसके पास एनर्जी कितनी है? जितनी मैंने यूज करी है उसको रेज करने में। माई वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन इट्स एनर्जी। उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी चेंज हुई है पहले के कंपैरेटिवली, एंड दैट एनर्जी दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज गेन्ड विल बी इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ये एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करके उस पर काम कर सकता है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? This theorem also holds for a system of objects or even when the forces applied on an object are not constant. कुछ करेंगे हम आगे इसके और एग्जांपल थोड़े डिटेल में, फिलहाल आप इतना समझो। This theorem can help us solve problems। करेंगे, अभी तुम छोड़ो। कहता जो प्रॉब्लम हम सोचते हैं ना कि इजिली सोल्व नहीं की जा सकती, उनको इस थ्योरम से हम बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, पर वो आगे जाके करेंगे। इसको आपने कुछ नहीं लिखना, आपका आंसर वहां तक था। एज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम, जो वर्क के होते हैं वो क्या होते हैं? जूल्स। क्योंकि आपको पता है वर्क इज एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हाउ कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड? नंबर 1, डूइंग मैकेनिकल वर्क इज वन वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जैसे वो मूविंग बॉल ने विकेट पे जब एनर्जी ट्रांसफर करी, मैकेनिकल वर्क किया, विकेट उखड़ गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। But that is not the only way. Number 2, energy can also be transferred as a heat when two objects are at different temperatures. They come in contact. Energy flows from the hotter one to the colder one. तुम्हारा एक हाथ गर्म होता है, कई बार सर्दियों में जेब में डाल के रखा होता है, एक ठंडा होता है, उससे तुम काम कर रहे हो। थोड़ी देर बाद जब निकाल के हाथ में लाते हो तो दोनों, एक ठंडा एक गर्म। हुआ कभी ऐसा आपके साथ सर्दियों में? तो ज्यादा देर पकड़ के रखो तो दोनों हाथ बराबर टेम्परेचर पर आ जाएंगे। हमेशा हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होगी। थर्ड, एनर्जी कैन ऑल्सो मूव विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन्स एनर्जी, वो धरती पर आती है रेडिएशन की फॉर्म में। नंबर 4, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एज वेल एज वाया साउंड वेव्स इवन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट पावर द सन। 3 तरीके और हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी तो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा साउंड वेव्स, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड का चैप्टर की बिगिनिंग कर चुके हो तुम, आधा चैप्टर। तीसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो बॉम्ब के अंदर है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में, उनके अंदर भी एनर्जी। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। सिंपल वर्ड्स में याद करना हो, बाय मैकेनिकल वर्क। नंबर 2, बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट वाला मेथड याद रहे, हिंट याद रखने हो अगर आपने। एंड नंबर 3, without direct contact, मतलब in the form of radiations like sun radiations. And number 4, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म। साउंड वेव्स में एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं एटॉमिक बॉम्ब में। ये एग्जांपल वही है जो मैंने आपको दी थी। इन द गेम ऑफ अ कैरम, अ प्लेयर स्ट्रक द शॉट शोन इन दिस फिगर टू पॉकेट द ब्लैक कॉइन। ये स्ट्राइकर है, वो यहां हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, ये ब्लैक कॉइन यहां जाएगा। अब सुनो ध्यान से, स्ट्राइकर मैं प्लेयर हूं, मैंने स्ट्राइकर को हिट किया तो मैंने मस्कुलर फोर्स किस पे लगाई? स्ट्राइकर पे। वर्क किस पर हुआ? स्ट्राइकर पर। जिस डायरेक्शन में स्ट्राइकर को फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस किया। स्ट्राइकर ने किसको हिट किया? व्हाइट कॉइन को।
तो स्ट्राइकर ने किस पर वर्क किया, मतलब ये कि जब एक ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ तो वो भी किसी और पर वर्क कर सकता है, और जब इस पर वर्क हुआ तो ये भी किसी और पर वर्क कर सकता है। इसने ब्लैक पे वर्क किया और ब्लैक होल में चला गया। सी, identify who does work and the changes in energy that occur at each collision. The moving striker collides with the white coin, which in turn collides with the black coin. The moving striker applies force in the direction of displacement of the white coin. So the striker does positive work on the white coin, increasing its energy. ये एक केस समझ में आया? I repeat, the moving striker applies force in the direction of displacement of the white coin. The striker does positive work on the white coin, increasing its energy. अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? Applying Newton's third law, the white coin applies an opposite force and does negative work on the striker. कहता है जब स्ट्राइकर व्हाइट कॉइन को हिट किया था तो व्हाइट कॉइन ने भी तो स्ट्राइकर पर वापस फोर्स लगाई होगी, क्योंकि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हिट करेंगे तो अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी, उसकी वजह से स्ट्राइकर की एनर्जी कम हो गई। इसीलिए तो जैसे स्ट्राइकर व्हाइट कॉइन को जाके हिट करेगा, बेचारा स्ट्राइकर थोड़े से दूर पे जाके रुक जाएगा। क्यों? ऑपोजिट फोर्स जो व्हाइट कॉइन ने स्ट्राइकर पर लगाई उसकी वजह से। तीसरी बात, सिमिलरली द व्हाइट कॉइन डज पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लैक कॉइन, इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी, whereas the black coin does negative work on the white coin, decreasing its energy. तो देख लो कितने केस पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया आप। इज दिस ओके? ये एग्जांपल समझ में आई? फिर बताऊं, जब ये स्ट्राइकर व्हाइट कॉइन को हिट करेगा तो व्हाइट कॉइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड में डिस्प्लेस होगा, उस पर पॉजिटिव वर्क हुआ है, पर व्हाइट कॉइन ने इस स्ट्राइकर की एनर्जी को डिक्रीज कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। अब जब व्हाइट कॉइन ने ब्लैक को हिट किया तो ब्लैक उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में व्हाइट कॉइन ने उस पर फोर्स लगाई है, पर ब्लैक कॉइन ने व्हाइट पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसकी वजह से व्हाइट कॉइन की एनर्जी भी कम हो गई। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज द केस ऑफ कोलिजन। इसको ऐसे ही 3 ब्रैकेट्स अलग अलग डाल लेना ताकि आपको याद रहे कि कहां कौन से पॉइंट को लर्न करना है, वरना बड़ा सा पैराग्राफ ना तुम्हें कई बार ऊपर से निकल जाता है कि क्या पॉइंट लिखना जरूरी है और क्या तुम छोड़ सकते हो। लास्ट थिंग फॉर टुडे इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर जाउल्स। वर्क के भी और एनर्जी के भी दोनों के जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जाउल्स। नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जाउल। ये साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंगली रखे गए हैं। He studied how the mechanical energy and thermal energy are related, कि ये दोनों एनर्जी कैसे रिलेटेड हैं, and can be converted from one to another, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। So today's work is still here only from this chapter. We'll continue with this in the next class. Thank you.